नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज का लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। जैसा आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख भी रहा है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन को हम दूसरे शब्दों में या इसको और हम क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कह सकते हैं और क्लिनिकल डिप्रेशन भी कह सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको लिखा दिखे डिप्रेशन नहीं हो, लेकिन यहाँ पर अगर क्लिनिकल डिप्रेशन हो तो भी ये डिप्रेशन होती है। साथ ही मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अगर लिखा हो तो वो भी डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन आजकल बहुत आम हो गई है, बहुत सारे लोगों में ये होती है, लेकिन डिप्रेशन जब होती है तो पता नहीं लगता है। लंबे टाइम के बाद आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप डिप्रेशन के शिकार है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं लगता है, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो हर काम से खोता जाता है। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये क्यों है, किस तरह से है, और यहाँ पे एक और फैक्टर है जो कि आपका सोसाइटी हो सकता है जिसके कारण आप डिप्रेशन में जा रहे हो। डिप्रेशन बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन ये उतनी भी नहीं है कि आप इसको ओवरकम ना कर पाओ। ये बिल्कुल नॉर्मल है और अगर आपको हो जाता है तो आप इसे ओवरकम कर सकते हो और ये बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए, यहाँ पर डिप्रेशन लिखा मैंने, और डिप्रेशन मतलब क्या होता है। डिप्रेशन मतलब दो चीज़ लिखा है मैंने। परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब लगातार उदास रहने की फीलिंग आने लगती है डिप्रेशन में। साथ ही क्या होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, आपको जिस काम में मन लगता है उस काम में अब मन नहीं लगता है, कोई भी काम को करने का दिल नहीं करता है, इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन। और ये जो चीज़ है वो लंबे समय से होती आ रही है। आप कुछ भी न्यू नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे हो, ना आप नया करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन। और डिप्रेशन को जैसा कि मैंने बताया क्या बोलते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या फिर हम इसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि डिप्रेशन में लक्षण क्या क्या आते हैं, आपको कैसे मालूम होगा कि डिप्रेशन आपको है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, लेकिन कैसे मालूम होगा, तो कुछ बातों को हम ध्यान में रखेंगे, उसकी वजह से हमें मालूम हो सकता है कि शायद मुझे डिप्रेशन है। डिप्रेशन को आप खुद भी ठीक कर सकते हो अगर उसका जो सिवियरिटी है, जो उसकी गंभीरता होती है, वो अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुई है तब। लेकिन लंबे टाइम से होने के कारण आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और फिर से आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, तब आप ठीक हो सकते हो। बहुत सारा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कुछ सिम्टम को समझेंगे, क्या क्या लक्षण आते हैं डिप्रेशन में, उसके बाद हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सिम्टम मैंने लिखा। सिम्टम में पहला सिम्टम क्या है, जो भी व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है उसको क्या फीलिंग आती है। फीलिंग आती है वो बहुत उदास रहता है, यानी कि सैडनेस, एम्प्टीनेस, खालीपन सा लगता है कि कोई मेरा अपना नहीं है, कोई इस दुनिया में मेरे लिए मौजूद नहीं है, मेरे लिए उपस्थित नहीं है जो मेरा दर्द बांट सके, ऐसा उनको फीलिंग आता है। साथ ही होपलेसनेस, उनको ऐसा बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आता है कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा होगा, उम्मीद नहीं रहती है, जीने की उम्मीद भी कई बार पेशेंट छोड़ देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन। मतलब आप होपलेसनेस हो जाते हो, बिल्कुल भी आपको उम्मीद नहीं होती है कि आप कुछ नया, कुछ अच्छा, या आपके जीवन में कुछ खुशियाँ आ सकती है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, एंग्री आउटबर्स्ट, छोटी छोटी बातों पे बहुत तेज गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा चिल्लाना, चीखना, ये भी डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। तीसरा क्या है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने बताया, कोई काम में मन नहीं लगना, कोई काम करने का दिल नहीं करता है, कोई भी काम आपको सीखने का मन नहीं करता है, या फिर कोई काम करने की इच्छा भी नहीं होती है, इसी को हम बोलते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो कि डिप्रेशन का तीसरा सिम्टम है। सिम्टम मतलब लक्षण, और लक्षण को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी हम बोलते हैं लक्षण को, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है इंसोम्निया। इसका मतलब है कई बार डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनको नींद नहीं आती है, उसी को हम बोलते हैं इंसोम्निया, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो नींद नहीं आ सकती है या फिर बहुत ज़्यादा वो सोने लगेंगे। तो डिप्रेशन का ये चौथा लक्षण है। टायर्ड, बहुत थके हुए वो महसूस करने लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, कोई काम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो फिजिकली
बहुत टायर्ड फील करते हैं। इसके बाद क्या है, रिड्यूस एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। भूख नहीं लगती है। भूख क्यों नहीं लगती है? क्योंकि ऑलरेडी वो डिप्रेस्ड है, ऑलरेडी वो सैड है, कोई भी काम करने का उनका मन नहीं हो रहा है, इसीलिए उनको क्या लग रही है, उनको भूख नहीं लग रही है। ठीक है। वेट लॉस, देखिए जब व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो उसका वेट तो लॉस होगा ही, तो वेट लॉस होने लगता है, वजन घटने लगता है। साथ ही बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है कि या तो वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देंगे या फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे। दोनों केस हो सकते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे तो हो सकता है कि वेट गेन बहुत ज़्यादा हो, उनका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, वेट गेन या फिर इंक्रीज क्रेविंग, खाने का मन बहुत करने लगता है। अक्सर ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो बहुत सारे लोगों में ऐसी फीलिंग होती है कि उनको बहुत अच्छा चीज़ खाने का मन करता है। बहुत सारे लोग खाना पीना बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, तो उस तरह से होती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसके बाद क्या, एंग्जाइटी, यहाँ पे ई होगा एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। कोई बात की टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिंता में है। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि डिप्रेशन बहुत सारे लोगों में होता है, बहुत सारे यंग में होता है, बहुत सारे यंग लोगों में होता है, बहुत सारे बच्चों में भी होता है, और बहुत सारी बुजुर्ग महिलाओं में भी होता है, या फिर बुजुर्ग पुरुषों में भी ये पाया जाता है। कोई भी एज के लोगों को ये हो सकता है ना। इसके बाद क्या है, 7th हमने देख लिया, एंग्जाइटी मतलब हमेशा चिंता रहती है, कोई काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता है। इसके बाद क्या है, स्लो थिंकिंग। अब देखिए कोई भी बात को सोचने की जो क्षमता है वो बहुत स्लो हो जाती है। आप अगर उनसे कुछ कह देंगे कि आप मुझे ये सामान उठा करके दो, तो बहुत स्लो सोचेंगे, बहुत स्लो चलेंगे, और बहुत स्लो वो जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। सेल्फ ब्लेम, खुद को कोसने की जो आदत है वो फिर डेवलप हो जाती है डिप्रेशन में। मतलब क्या है कि अगर लाइफ में सक्सेस नहीं मिला है अभी तक तो खुद को ब्लेम करेंगे, अगर लाइफ में कुछ बुरा हो गया है तो खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं। किसी और की गलती है लेकिन ब्लेम वो खुद को करने लगते हैं, उसके लिए काम नहीं करना है लेकिन खुद को ब्लेम करना है, ऐसा उनमें ये लक्षण डेवलप हो जाता है। इसके बाद क्या है, ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग। देखिए जब भी कोई व्यक्ति सैड होगा, जब भी कोई बच्चा उदास होगा, जब भी कोई महिला उदास होगी, या फिर जब भी कोई पुरुष उदास होता है, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा क्या? बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट वो अपने काम पे नहीं कर पाएगा। सुसाइडल थॉट्स, इसका मतलब क्या है, सुसाइड करने के उसके थॉट्स आने लगेंगे मन में। अब क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए जीवन जो है उनका क्या हो रहा है, एक तरह से उनके हिसाब से जीवन उनका बिल्कुल ख़त्म है, ना आगे कोई खुशी है, ना आगे कोई उनका बेटर उनको लाइफ दिखता है। तो देखिए जीवन जो जिया जाता है वो आज जिया जाता है, कल क्या होती, जो हम कल जीते हैं वो उम्मीद होती, तो आज जीना है। तो जो भी लोग डिप्रेशन में है उसको हेल्प कौन कर सकते हैं? उसके फैमिली कर सकते हैं, उसके फ्रेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है उस केस में। लेकिन अक्सर देखा गया है जो डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डिप्रेशन। क्यों है? क्योंकि लोग बहुत एक्सट्रीम सेंसिटिव हो गए हैं। छोटी बात को दिल पे लगाना है, छोटे फेलियर को दिल पे लगा करके डिप्रेस्ड हो जाना है। इसका मतलब है कि आप अपने ब्रेन को इंडिकेशन दे रहे हो कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, आप अपने ब्रेन को बता रहे हो कि मैं अब कुछ नहीं हूँ, मैं अगर फेल हो गई इस सब्जेक्ट में या फिर इस साल तो आगे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये आप सोचते हो, तब जा करके आपके बॉडी पे वो असर दिखता है और आप कंटिन्यूसली सोचते हो। जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसके साथ आपको पॉजिटिव थॉट्स भी लाने हैं। इससे क्या होता है, इससे पॉजिटिव वाला जो थॉट है वो हावी हो जाता है नेगेटिव वाले थॉट पे। यह हमें समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें रहेंगी, लेकिन पॉजिटिव को ऊपर उठा करके रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसके बाद क्या है, अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल प्रॉब्लम्स। जब कोई व्यक्ति सैड होता है, जब आप कुछ काम नहीं करते हो तो क्या होता है, आपको ऐसा फील होगा कि आप बीमार हो। तो सेम वैसे ही डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसा फील होता है कि वो बीमार है। अब वो जो अपनी बीमारी है वो बता भी नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक पेन, मतलब कि कमर में दर्द होना, या फिर हेडेक, सर में अक्सर दर्द रहना। क्यों? क्योंकि बहुत चिंता में है, बहुत डिप्रेशन में है। अब डिप्रेशन बहुत लंबे समय तक भी रह सकती है और पेशेंट को पता भी नहीं लग सकता है। तो क्या होगा, सर में दर्द तो हमेशा रहेगा ही।
पुअर परफॉर्मेंस। अगर किसी बच्चे को डिप्रेशन हो गया है तो स्कूल में क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बच्चा डिप्रेशन में है। अब बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि शुरुआत में उनको अंग्रेजी सीखने में तकलीफ होती है, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। जो सीबीएसई से है उनको फटाफट आ जाता है, लेकिन जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं उनको दिक्कत होती है, वो खुद को छोटा समझते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर उस बच्चे का एडमिशन फिर सीबीएसई में या फिर अगर कंपटीशन करवाया जाए तो वहाँ पे वो खुद को पहले ही कम तौल लेते हैं, पहले ही वो खुद को हारा हुआ फील कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों सिर्फ एक भाषा है। हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है और हमें इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम हिंदी में बात करते हैं। हमें हिंदी आती है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो एक सेकेंडरी लैंग्वेज है, उसको हम थोड़ा बहुत समझ करके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन भाषा से एजुकेशन सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है बच्चों की, स्टेज पर बोलने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, डर जाता है बच्चा। ऐसे में टीचर भी क्या करते हैं, उनको फिर मौका ही नहीं देते हैं कि आप जाकर के वापस से बोलो। क्या करना है? इनकरेज करना है। क्या करना है? मोटिवेट करना है। किस तरह करना है? सपोर्ट करके करना है। इस तरह हमें करना है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव। अगर कोई बच्चा बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा है स्कूल में तो क्या होता है, कंप्लेंट्स जाती है, गार्डियन के पास कंप्लेंट्स जाती है, क्लास में भी उसको इंसल्ट फील करवाया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाना चाहिए और थोड़ा बहुत इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा एक्सट्रीम सेंसिटिव हो सकता है अगर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। तो अगर आप किसी भी बच्चे को बार बार डांटेंगे, बार बार उसको पीटेंगे तो क्या होगा, एक्सट्रीम सेंसिटिव हो जाएगा। वो बच्चा छोटी छोटी बातों पे वो रोएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा सैड होगा या फिर उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो खराब होने लगेगी। आप कहीं ना कहीं उसके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, भविष्य में वो अपने लिए क्या निर्णय करेगा, इसको आप खराब कर रहे हैं, इसको आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उस बच्चे को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए अपने लिए, एबिलिटी के हिसाब से अपने लिए वो चॉइसेस को चूज़ करे। उसकी क्या चॉइस है वो उसको चूज़ करना है, उसको क्या मन कर रहा है वो उसको चूज़ करना है। एजुकेशन है तो किस तरह से एजुकेशन लेनी है वो उसको चूज़ करना है, किस तरह से उसको पढ़ना है, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए। चलिए, एक्सट्रीम सेंसिटिव, बच्चा एक्सट्रीम सेंसिटिव हो जाता है तो डिप्रेशन में ये भी एक लक्षण आता है। अवॉइड सोशल इंटरेक्शंस। बहुत सारे लोगों के बीच में उसको बोलने में बहुत दिक्कत होगी, साथ ही बहुत या तो वो खुद को छोटा समझेगा या फिर बोल नहीं पाएगा। या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चे को हर तरफ से क्वेश्चन करने लगते हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो घर पे आते हैं और बच्चे से जीके का सवाल, बच्चे से बुक उठा करके उससे क्वेश्चन आंसर, और फिर उसके मम्मी और पापा को फिर कंप्लेंट करते हैं कि मेरा बच्चा इतना अच्छा पढ़ता है, आपके बच्चे को तो ये भी नहीं आता है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और इस तरह के लोग अगर घर पे आते हैं और आपके बच्चे को डिमोरलाइज करते हैं तो इनको ना बुलाया जाए घर पे। ये बिल्कुल सही होगा आपके बच्चों के लिए, ठीक है। अब हमने देख लिया कि डिप्रेशन किस तरह से होती है और उसके लक्षण क्या क्या है। बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है, बूढ़ों में भी होती है, चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो। इतना मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम और डिटेल में जाए तो आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है। सबसे पहला कारण मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखा है वो है कि सबसे पहला कारण होता है स्ट्रेस। दूसरा, जो आपकी सोसाइटी आप पे प्रेशर डालती है वो चीज़ होती है। तीसरा क्या होता है, तीसरा बचपन से आपको वो फ्रीडम नहीं दिया जाता है। आपको जो इच्छा है, बच्चा जिस चीज़ में तेज है उस चीज़ में उसको आगे बढ़ाना है। बच्चा जिस चीज़ में फेल कर रहा है या फिर जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में वो आगे बढ़ के क्या करेगा। अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो उसको क्यों बोलना है कि आप हिस्ट्री लो। अगर कोई बच्चा साइंस में अच्छा है तो उसको क्यों बोलना है कि आप आर्ट्स लो। क्यों बोलना है, ऐसा बोलना ही क्यों है। वो बच्चा है, उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में उसको अच्छा लगेगा जाने के बाद और वो चीज़ में वो अच्छा करेगा, ये बिल्कुल गारंटी होती है। क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है, और थोड़ा सा आपको क्या करना, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है बच्चों को। गाइडेंस मतलब वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब यहाँ पे जो मैंने कारण लिखे हैं, पहला कारण नॉट नोन, क्योंकि बहुत सारे
सारे कारण हो सकते हैं ना, घर में हो सकते हैं, घर में अक्सर कई घर में मैंने देखा है, कई घर में जब व्यक्ति जब कोई किसी के पापा जब शराब पी करके आते हैं तो उस घर का जो माहौल होता है वो बहुत गंदा वाला होता है। उस घर के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। और मेन बात तो ये है कि जो हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको पता बिल्कुल भी नहीं होता है कि उनका बच्चा या फिर उनकी बच्चियाँ डिप्रेशन में है। और इस चीज़ के लिए मेडिसिन लेना और ये सभी चीज़ें लेना ये बहुत दूर की बात है। हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हम डिप्रेशन का इलाज करवाने जाएंगे, वो भी अपने बच्चे को। अभी तक हम नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन आपके घर का जो माहौल है उसकी वजह से आपका बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। तो आपको अपने घर का माहौल बिल्कुल सही करना है। और फिर माँ बाप बोलते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे से ऐसे नहीं किया, मैंने बहुत किया लेकिन ये इस तरह से नहीं निकला, ये उस तरह से नहीं बना। इस तरह के हरकतें देखने को मिलती है हर घर में और लगभग सभी घरों में। लेकिन बच्चा कब बनता है? बच्चा तब बनता है जब आप उसको माहौल भी दो, जब आप उसको एनवायरनमेंट भी दो, या फिर उसको आप इनकरेज करो। अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो आप इनकरेज करो, आप डीमोटिवेट मत करो, आप डिमोरलाइज मत करो। सिर्फ उनको ये बोलो कि आपका जो इंटरेस्ट है आप वो करो, बाकी मैं आपके साथ हूँ। वो बच्चा खुद पे खुद कर लेगा। इसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है बायोलॉजिकल। इसका मतलब होता है कि मम्मी और पापा से जन्म से ही उसके ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ब्रेन केमिस्ट्री हो सकता है कि ब्रेन के फंक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई हो, जो हमारा जो मैसेज भेजता है ब्रेन, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने के कारण ऐसा हो सकता है। उसके बाद क्या है? हार्मोन्स। बॉडी में हार्मोन्स एक तरल पदार्थ होता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का सभी काम होता है। बच्चे बड़े होते हैं और जो जवान होते हैं वो बूढ़े होते हैं, हार्मोन्स के कारण होते हैं। तो हार्मोन्स में अगर गड़बड़ी हो जाए, अगर हार्मोन ज़्यादा निकल जाए या फिर कम, तो हार्मोन्स डिस्टर्बेंस के कारण भी कभी कभी देखा गया कि बहुत गुस्सापन, बहुत चिड़चिड़ाहटपन, बहुत झुंझलाहटपन ऐसा देखने को हमें मिल सकता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स, इसका मतलब है कि मम्मी पापा के जो गुण हैं डिप्रेशन वाले वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो गए हैं। एक्सट्रीम सेंसिटिव के भी गुण ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर मम्मी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो अगर उसके जो बच्चे होंगे तो उनके बच्चों में भी किसी एक बच्चों में एक्सट्रीम सेंसिटिव वाली जो गुण है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि डिप्रेशन हो गया है, इसको हम जांच कैसे करें? तो जांच के लिए हम फिजिकल एग्जाम कर सकते हैं। फिजिकल एग्जाम का मतलब क्या होता है? फिजिकल एग्जाम का मतलब होता है कि बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखना है, बच्चे की हरकतें देखनी है, बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप बच्चे से कुछ पूछोगे तो वो, अगर बच्चा डिप्रेशन में अगर नहीं है तो फटाक से रिस्पॉन्स करेगा, अगर कोई यंग है तो फटाक से रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर वो डिप्रेशन में है तो स्लो बोलेगा, स्लो चलेगा, बोलने के टाइम में उसकी जो आई मूवमेंट होगी वो कुछ अलग होगी, उसकी जो बॉडी मूवमेंट होगी वो कुछ अलग होगी। तो इससे हमें समझ में आ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं फिजिकल एग्जाम। इसके बाद क्या है? लैब टेस्ट। हम लैब टेस्ट कर सकते हैं। लैब टेस्ट में हम उसके ब्रेन का एक्सरे, एमआरआई, जो बॉडी में जो उसके हार्मोन्स की जो लेवल है, ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन, उसके बाद अगर पता लग गया आपको कि बच्चों को डिप्रेशन है तो आप साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साइकाइट्रिस्ट के पास आपको लेकर के जाना है और फिर से वो बच्चे को अच्छे से गाइड करेंगे। बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है, अगर बच्चा डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन में कितना गया है, किस बात से वो डिप्रेस्ड रहता है, उस चीज़ को वो हटाने की कोशिश करेंगे और फिर बच्चा धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। ये हम समझ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले क्या हमने पढ़ा डिप्रेशन में? सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे सिम्टम, उसके बाद क्या पढ़ा? कारण, उसके बाद क्या पढ़ा? हम डायग्नोसिस पढ़ते हैं, डायग्नोसिस के बाद फिर हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर एक बच्चे में एक गुण होता है। वो जो गुण है वो माता पिता को पहचानना है। आपका बच्चा जिस लाइन में अच्छा है, जिस फील्ड में अच्छा है, उस फील्ड में उनको भेजे और फिर आप देखो कि वो सफलता के परचम कैसे लहराता है। लेकिन आजकल ये भी देखा गया है कि जो युवा लोग हैं वो रिलेशनशिप टूटने के बाद वो डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक्सट्रीम सेंसिटिव हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। लेकिन हमेशा यही समझना है कि डिप्रेशन से आप कब निकलेंगे? जब आप खुद को उम्मीद जगाएंगे, खुद के लिए आप उम्मीद जगाएंगे, खुद को ये बोलना जब आप सीख जाएंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं ये कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ और जहाँ पे हूँ उससे कहीं गुना, 100 गुना,
1000 गुना, लाख गुना आगे मैं बढ़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस बात को अगर आप अपने मन में रखोगे तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उम्मीद है तो जीवन है, और उम्मीद की वजह से ही हम अगले दिन उठ पाते हैं। ये उम्मीद है कि हम कल भी जागे हुए रहेंगे, हम कल का भी सूरज देखेंगे, हम कल का, परसों का, उसके बाद के दिनों का भी हम सूरज देखेंगे। ये एक उम्मीद है। क्या पता आज आप सोते हैं और फिर कल आप उठे ही ना, लेकिन उम्मीद की वजह से आप उठ जाते हो। ये क्या है? ये एक उम्मीद है। उम्मीद क्या होती है? उम्मीद एक चिंगारी की तरह होती है जो आपको जीवित रखती है। जिस तरह हमारे बॉडी में सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह उम्मीद बहुत इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद से ही दुनिया कायम है, और आप भी यहाँ पे अभी जिस भी स्थिति में हो, उस स्थिति में अगर आपके पास उम्मीद है तो आप उससे कहीं आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम ट्रीटमेंट को देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह से होती है। चलिए, तो अब हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो मेडिसिन क्या क्या देते हैं, है ना। तो आप लोग हमेशा कॉमेंट करते हो कि इसका मेडिसिन बताइए। मैं हर डिजीज़ का मेडिसिन बताती हूँ। मैं सिर्फ एक टीचर हूँ और मेरा काम है आपको डिजीज़ के बारे में या फिर आपके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और बॉडी का फंक्शन किस तरह से होता है उसको बताना। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि बिना टेस्ट के, बिना डायग्नोसिस के, बिना रिपोर्ट के, बिना आपके मेडिकल रिपोर्ट के, और जो डॉक्टर होते हैं जब तक वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करें तब तक आप उस मेडिसिन को नहीं खा सकते हो। खुद से आप मेडिसिन नहीं ले सकते हो, और कोई भी दवाई वाला आपको मेडिसिन नहीं देगा। कोई भी दुकान से आप जाएं और अगर आप मांगते हैं कुछ मेडिसिन जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया हो, और ये इंपॉर्टेंट हो कि वो प्रिस्क्राइब्ड करे, तो आपको वो नहीं देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम मेडिसिन को देख लेते हैं। डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन क्यों हुआ है? रिलेशनशिप टूटने की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कुछ उम्मीदें हैं, जब वो टूट जाती है तो भी डिप्रेशन होता है। कुछ गोल आपने सेट कर रखे हैं और वो गोल आप अचीव नहीं कर पाए तो उम्मीद टूट जाती है, तो उस टाइम में भी डिप्रेशन हो जाता है। घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, उस वजह से बच्चों में डिप्रेशन हो जाती है। स्कूल में वो बच्चा पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है जिसकी वजह से उसको इंसल्ट सहना पड़ रहा है, बार बार उसको इंसल्ट सहना पड़ रहा है, उस वजह से डिप्रेशन हो सकती है। साथ ही आपको जो फिजिकल है, मतलब फिजिकल जो आपकी बॉडी है, तो फिजिकल अपीयरेंस जिसको हम बोल सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस आप बाहर से शायद डार्क कलर के हो, उस वजह से भी कई बच्चों में ये चीज़ें डेवलप हो जाती है, डिप्रेशन के वो शिकार हो जाते हैं, खुद को कम आंकने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि कभी भी खुद को कम ना आके और ना ही आप ओवर कॉन्फिडेंस हो। कोई भी काम को करना है लेकिन करना है। जब आप जीवन भर सीखते रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप निखरते जाते हैं। आपका जो बॉडी है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो स्किल है, वो पूरा डेवलप होते जाता है। तो आपको क्या करना है? हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है। तो देखिए मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें हैं। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसका मतलब क्या होता है? ये एक मेडिसिन का नाम है और इस मेडिसिन के अंदर में भी मेडिसिन है। क्या क्या होते हैं? साइटालोप्राम, ठीक है, फ्लूरोजेटिन, पैरोजेटिन और विलाजोडोन। ये क्या है? ये मेडिसिन के नाम है। तो मेडिसिन के नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जिसकी वजह से नाम जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन जो कंपोजिशन होता है उनका वो फिर सेम होता है। इसमें क्या है? सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दूसरा ये है। तीसरा क्या है? एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको डिप्रेशन है नहीं, थोड़ा सा आप सैड हो और जाओ आप डॉक्टर के पास और फिर आप क्या बोलो उनको कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे मेडिसिन दे दीजिए। ऐसा नहीं करना है। जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा तब तक आपको मेडिसिन नहीं दिया जाएगा। मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है समझाना, लेकिन मैं आपको मेडिसिन नहीं बोल सकती हूँ कि आप कुछ भी मेडिसिन खा लो, ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हर जो पर्सन है, अगर मान लीजिए कि अगर ये एक पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, तो अगर सेम डिजीज़ दोनों में होगी तो इसमें कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है उस डिजीज़ के साथ और इसमें कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है उस डिजीज़ के साथ। इसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो कुछ और हो सकती है, इसकी मेंटल कैपेसिटी कुछ और हो सकती है, इसका बिहेवियर कुछ और हो सकता है ए का, और बी का बिहेवियर कुछ और हो सकता है। तो जो डोज होते हैं मेडिसिन के वो भी फिर डिफरेंट हो जाएंगे, वो भी फिर कम या फिर ज़्यादा या फिर ज़्यादा या फिर कम, ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है? पहले आपको खुद का टेस्ट करवा करके देखना है। और मेडिसिन खाने के बाद क्या होता है? तुरंत असर नहीं करती है,
है। अगर आपको गंभीर बीमारी है तो मेडिसिन भी लॉन्ग टर्म खाना पड़ता है। तो ये बातें आपको समझनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो। जो पहला कमेंट होता है वो है टेलीग्राम चैनल का, और फिर आप उस पर जुड़ सकते हो। साथ ही अगर आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है तो अलका ठाकुर 2112 यूज़र नेम है, आप इस पे मुझसे बात कर सकते हो। टेलीग्राम पे उन लोगों को जुड़ने के लिए बोला है मैंने जो स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं नोट्स को प्रोवाइड करती हूँ। जिनको पूछना है कुछ चीज़ के बारे में पर्सनली और वो स्टूडेंट नहीं है, वो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम ये है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।